हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर में। और आज आप लोगों का लेक्चर 8 है आरआरबी एनटीपीसी का भारतीय इतिहास प्राचीन भारत में। और प्राचीन भारत का समाज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। भारतीय यानी कि प्राचीन भारत में समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो इसमें जो है बच्चों, इसमें जो है 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ठीक है ना, 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जो है हमारा ऋग्वेद में मिलता है। अगला है, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस सूक्त में किया गया है? तो इसका आंसर होगा पुरुष सूक्त में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो था कर्म। ठीक है, वो था कर्म। मनुस्मृति के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? मनुस्मृति के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था का आधार था वो था जन्म। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य क्या था? ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य जो है शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठान था। अगला क्वेश्चन है, क्षत्रियों का प्रमुख कार्य क्या था? क्षत्रियों का जो है प्रमुख कार्य जो है प्रशासन एवं रक्षा का था। अगला क्वेश्चन है कि वैश्य किस प्रकार के कार्य करते थे? वैश्य जो है वो कार्य करते थे व्यापार एवं कृषि वाले, है ना। अगला क्वेश्चन है कि शूद्रों का समाज में क्या स्थान था? शूद्रों का जो समाज में स्थान था वो था सेवा कार्य का। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था में कौन सा वर्ण सबसे ऊंचा माना जाता था? तो ब्राह्मण वाले जो वर्ण हुआ करते थे वो सबसे ऊंचा माना जाता था। ब्राह्मणों को समाज में किस आधार पर उच्च स्थान प्राप्त था? धार्मिक ज्ञान के आधार पे। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक समाज में शूद्रों को किस प्रकार देखा जाता था? वैदिक समाज में शूद्रों का जो है वो देखा जाता था सेवा करने वाले रूप में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार दिखाया गया है? महाभारत में वर्ण व्यवस्था को जो है लचीला और कर्म आधारित दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि असमानता को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो असमानता का जो एक्सेप्ट जो किया गया है वो है मनुस्मृति में। अगला है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार कौन सा वर्ण यज्ञ, दान, अध्ययन और सशस्त्र धारण करने के योग्य था? तो ये जो सशस्त्र धारण करने के योग्य में जो था वो क्षत्रिय था। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? तो यहाँ पे जो आधार जो बना गया था वो आधार था कर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध और महावीर ने वर्ण व्यवस्था को किस दृष्टिकोण से देखा था? तो यहाँ पे जो है अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति किस काल में मिली? तो इसमें जो है जो काल जो था वो था मौर्य काल। मौर्य काल में मिला था। अगला है कि गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था की स्थिति कैसी थी? तो गुप्त काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो बहुत ही कठोर था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था को कठोरता की किस युग में चुनौती दी गई? तो ये जो चुनौती दी गई थी ये बौद्ध एवं जैन काल में दिया गया था। बौद्ध एवं जैन काल में दिया गया था चुनौती। अगला क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था मुख्य रूप से किस ग्रंथ में विस्तृत रूप से वर्णित है? तो यहाँ पे जो वर्णित जो हुआ करता है उसका आंसर जो है वो मनुस्मृति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मनुस्मृति में जो है इसका विस्तृत वर्णन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था को किस सामाजिक कारक ने सबसे अधिक प्रभावित किया? तो इसमें जो प्रभावित जो किया गया था वो था धर्म के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि जाति शब्द संस्कृत के किस शब्द से निकला है? तो ये जो है जाति शब्द जो है वो जाति शब्द ही जो है संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ आप एक तरह से कुल भी आप समझ सकते हो। ठीक है ना, कुल भी आप समझ लो, कुल भी एक तरह से समझ लो। अगला देखिए, जाति व्यवस्था की कठोरता किस काल में बढ़ी? तो जाति व्यवस्था की जो कठोरता है वो गुप्त काल में बढ़ गई थी। अगला देखिए,
जाति प्रथा में अंतरजातीय विवाह को क्या कहा जाता है? ये अनुलोम विवाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अनुलोम विवाह कहा जाता है। अगला है, जाति प्रथा में निम्न वर्ग की स्त्री और उच्च वर्ण के पुरुष के विवाह को क्या कहा जाता था? तो इसको भी जो है अनुलोम विवाह ही कहा गया है। ठीक ना, इसको भी अनुलोम विवाह ही कहा गया है। जाति व्यवस्था के अनुसार कौन से कार्य शूद्रों के लिए निर्धारित थे? तो वो सेवा कार्य जो है शूद्रों को जो है निर्धारित किया गया था। गुप्त काल में जाति व्यवस्था की स्थिति कैसी थी? गुप्त काल में जाति व्यवस्था जो था वो बहुत ही कठोर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध और महावीर ने जाति व्यवस्था के बारे में क्या विचार दिया था? तो इन्होंने विचार यही दिया था कि भैया ये सही नहीं है ना, यानी कि इसको अस्वीकार कर दिया। जाति प्रथा के आधार पर समाज को कितने वर्गों में बांटा गया? तो जाति के आधार पर जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारत में निम्न जातियों के लिए कौन सा अधिकार प्रतिबंधित थे? तो निम्न जातियों के लिए जो अधिकार प्रतिबंधित थे वो थे यज्ञ, वो यज्ञ नहीं कर सकते थे। जाति प्रथा के कारण किस वर्ग को सर्वाधिक सामाजिक भेदभाव सहना पड़ा? तो ये जो है शूद्र लोगों को जो है सर्वाधिक भेदभाव सहना पड़ता था। अगला देखिए, जाति प्रथा और औपचारिक रूप से स्वीकृति देने वाला ग्रंथ कौन सा था? तो स्वीकृति देने वाला जो ग्रंथ था वो था मनुस्मृति। ठीक है ना। किस धर्म ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध सबसे अधिक विद्रोह किया? तो जाति व्यवस्था के विरोध कौन सा धर्म किया था? तो बौद्ध धर्म ने इसका विरोध किया है। जाति व्यवस्था को सबसे अधिक समर्थन किस ग्रंथ से मिला? तो जाति व्यवस्था को समर्थन जो मिला है वो मनुस्मृति से ही ज़्यादा समर्थन उसको मिला गया था। जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता कैसी थी? तो जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता जो थी वो थी सीमित, वो सीमित थी। ठीक है, अगला है कि जाति प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जाति प्रथा का जो मुख्य उद्देश्य था वो कार्य विभाजन था। ठीक है, बौद्ध धर्म के किस प्रमुख राजा ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध कार्य किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो था अशोक। वो क्या कौन थे? अशोक थे। जाति प्रथा ने प्राचीन भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया? तो यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था जो हुआ वो था श्रम विभाजन। ठीक है ना, श्रम विभाजन। जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो सामाजिक संरचना में देखने को मिलता है। प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा था? तो प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन धर्म जो है वो वैदिक धर्म थे। ठीक है, वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म में प्रमुख रूप से किसकी पूजा की जाती थी? तो वैदिक धर्म में प्रमुख रूप से जो है प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। अगला क्वेश्चन ये है कि वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता जो थे वो थे इंद्र। ठीक है ना, इंद्र थे। ऋग्वेद में अग्नि को किसका देवता माना जाता था? तो ऋग्वेद में अग्नि को जो है ये यज्ञ का देवता माना जाता था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास किससे संबंधित है? तो ये जो आश्रम व्यवस्था से संबंधित है ना, आश्रम में इस तरह की व्यवस्था की जाती थी। वैदिक यज्ञों का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था? तो वैदिक जो यज्ञ हुआ करते थे उसका मुख्य उद्देश्य था कि देवताओं को वो प्रसन्न करना था। बुद्ध ने किस धार्मिक ग्रंथ की शिक्षाओं का खंडन किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है वेद। ठीक है, वेदों का। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को जो है अष्टांग मार्ग कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक जो है वो पार्श्वनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी को कौन सा तीर्थंकर माना जाता है? तो महावीर स्वामी को जो है वो 24वां तीर्थंकर माना जाता है, 24वां तीर्थंकर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो इसको इसके आवश्यक तत्व जो है वो है साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। ठीक है, वैदिक काल में सामाजिक जीवन का प्रमुख आधार क्या था? तो इसका जो प्रमुख आधार था वो है वर्ण व्यवस्था का, ये प्रमुख आधार था।
अशोक के शिलालेख में किस धर्म की शिक्षाएं मिलती है? तो इसमें जो शिक्षा है वो बौद्ध धर्म की ज़्यादा मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में धार्मिक पुनरुत्थान किस धर्म का हुआ था? तो इसमें जो पुनरुत्थान हुआ था वो हिंदू धर्म का हुआ था। अगला है सती प्रथा का पहला ऐतिहासिक प्रमाण किस काल में मिलता है? तो सती प्रथा जो हुआ था जिसमें कि सारी स्त्रियों को जला दिया जाता था वो गुप्त काल में देखने को मिलता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है वो नालंदा हुआ करता था। वैदिक काल में महिलाओं को किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी? तो सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी और शिक्षा की स्वतंत्रता भी प्राप्त थी, यानी कि ये सभी के सभी क्या हैं? सही हैं। प्राचीन भारत में गुरुकुल प्रणाली किससे संबंधित थी? तो गुरुकुल की जो प्रणाली हुआ करती थी वो शिक्षा से संबंधित थी, ठीक है ना, शिक्षा से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की परंपरा का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो इसका जो प्रचलन शुरू हुआ था वो है उत्तर वैदिक काल से, है ना, उत्तर वैदिक काल से चला आ रहा है। आज भी समय में जो है हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं। अश्वमेध यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था वो है साम्राज्य का विस्तार। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है वो तक्षशिला हुआ करता था, ठीक है ना। अगला देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों ने की थी? तो इसमें जो है गुप्त वंश के शासक जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में किस शासक का सबसे अधिक योगदान था? तो किस शासक का सबसे अधिक योगदान था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का योगदान हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन प्राचीन भारत में कौन सा शिक्षा केंद्र मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध कौन सा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नालंदा, ठीक है ना, नालंदा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो प्राचीन भारत में शिक्षा का जो माध्यम हुआ करती थी वो इनमें से सभी, यानी संस्कृत में भी पढ़ाया जाता था, प्राकृतिक भाषा में भी पढ़ाया जाता था और पाली भाषा में भी पढ़ाया जाता था। अगला क्वेश्चन है गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था कि नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, ठीक है ना, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। तक्षशिला विश्वविद्यालय मुख्य रूप से किस विषय के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसमें सारे विषय पढ़ाए जाते थे, गणित भी पढ़ाया जाता था, आयुर्वेद भी पढ़ाए जाते थे और सैनिक शिक्षा भी पढ़ाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किस काल में अधिक था? तो किस काल में अधिक था? तो वैदिक काल में सबसे अधिक उन लोगों को अधिकार मिला था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो बौद्ध शिक्षा का प्रणाली का जो प्रमुख केंद्र था वो सभी जगह था। तक्षशिला में भी हुआ करता था, नालंदा में भी होता था और विक्रमशिला में भी बौद्ध शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी। प्राचीन भारत में छात्रों को शिक्षा के दौरान कहाँ रहना होता था? तो उस टाइम में जो है गुरुकुल में रहना होता था, ठीक ना, गुरुकुल में रह के ही जो है अपनी शिक्षा को पूरा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ऋग्वेद की जो रचना हुई थी ना वो हुई थी संस्कृत भाषा में, ठीक है ना, संस्कृत भाषा में हुई थी। प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन है? तो प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो है वेद, ठीक है ना, वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता जो है वो व्यास थे, ठीक है ना, महाभारत के जो रचयिता कौन थे वो व्यास थे, वेद व्यास जिसको हम लोग बोलते हैं। रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के जो रचयिता हैं वो हैं वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है ना, महर्षि वाल्मीकि थे। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ कौन है? तो महाभारत का सबसे धार्मिक ग्रंथ जो है ना वो है भगवद गीता। सभी लोग भगवद गीता पढ़ते ही होंगे, ठीक है ना। अभी हमको आप लोग ये बताइएगा कि भगवद गीता का जो सार था, ठीक है ना, भगवद गीता का जो सार था, भगवद गीता का जो सार था वो किसने दिया? भगवद गीता का
सार सार किसने दिया, ये आप बताइएगा, ठीक है ना। ये आप बताइएगा किसने दिया, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप जो है वो आप लिखिए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें बताइए कि भगवत गीता का सार किसने दिया था और किसको दिया था, किसने दिया था और किसको दिया था। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य जो है वो सभी का सभी है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, कुमार संभवम भी है, मेघदूतम, ये तीनों के तीनों जो है कालिदास द्वारा रचित का महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो चाणक्य ने, जिसको कौटिल्य भी हम लोग बोलते हैं। अगला है कि पाणिनि किस ग्रंथ के प्रसिद्ध हैं, किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है। पाणिनि जो है वो किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, तो वो अष्टाध्यायी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि तमिल भाषा में संगम साहित्य किस काल में विकसित हुआ है। संगम साहित्य जो है वो किस काल में विकसित हुआ है, तो संगम काल में विकसित हुआ है, संगम काल में विकसित हुआ है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, तो भरत मुनि ने की थी नाट्य शास्त्र की रचना। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी, तो प्राचीन भारत की जो अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि पर थी, ठीक है ना। प्राचीन भारत में किस फसल को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, तो उस टाइम में जो फसल हुआ करती थी उसमें सबसे ज़्यादा चावल को महत्वपूर्ण माना जाता था। वैदिक काल में सबसे अधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था, तो निशक ना, निशक जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल अर्थव्यवस्था का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था, तो मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख ग्रंथ जो है वो अर्थशास्त्र ही था। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में कर संग्रहण का प्रमुख अधिकारी कौन सा था, तो इसकी जो प्रमुख अधिकारी जो हुआ करते थे उनका नाम बोला जाता था समाहर्ता। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, तो इसका जो प्रमुख आधार हुआ करता था वो व्यापार थे, कृषि थे और कर प्रणाली, इसी से जो है अर्थव्यवस्था चलती थी। प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास मुख्य रूप से किस उद्देश्य से हुआ था, तो इसमें जो उद्देश्य हुआ करता था वो था आर्थिक समृद्धि, है ना, आर्थिक समृद्धि। गुप्त काल में आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो आर्थिक गतिविधि जो है वो नगर में भी होते थे, ग्राम में भी होते थे और बंदरगाह में भी होते थे, तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था, तो उस टाइम में जो स्वर्ण मुद्राएं हुआ करते थे उनको दिनार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे देखिए, प्राचीन भारत में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से थे, तो प्राचीन भारत में जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे वो पाटलिपुत्र भी थे, ताम्रलिप्ति भी थे और कांचीपुरम, ये सभी सही हैं। सिल्क रूट किसके लिए प्रसिद्ध है, सिल्क रूट जो है वो रेशम के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, रेशम के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था सिल्क रूट। रोम के साथ भारत का प्रमुख निर्यात उत्पाद कौन सा था, तो रोम के साथ जो व्यापार हुआ करता था तो वो कपास, रेशम और मसाले, ये तीनों के तीनों व्यापार होते थे। प्राचीन भारत में व्यापार हेतु किस प्रकार के जलमार्गों का उपयोग किया जाता था, तो ये नदी मार्ग का भी उपयोग करते थे और समुद्री मार्ग का भी उपयोग करते थे प्राचीन भारत में। कौन सा बंदरगाह दक्षिण भारत के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो ये मुशीरिस, मुशीरिस नाम का एक बंदरगाह हुआ करता था उस टाइम में, जिससे कि व्यापार हुआ करता था। कुषाण काल में भारत का व्यापार मुख्य रूप से किस क्षेत्र के साथ था, तो उस टाइम में जो क्षेत्र जो हुआ करते थे वो चीन भी हुआ करते थे, रोम से भी व्यापार होता था और ईरान से भी व्यापार हुआ करता था। प्राचीन भारत में किस प्रकार की प्रणाली प्रचलित थी, तो प्राचीन भारत में जो प्रणाली थी वो भू राजस्व था, व्यापार कर भी लिया जाता था, पेशकश कर भी लिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसमें जो व्यापार हुआ करता था वो सोना भी हम लोग उसमें व्यापार करते थे, तांबा आकाश से भी व्यापार करते थे, हाथी के दांत और मनकी का भी व्यापार हुआ करता था।
मौर्य काल में किस बंदरगाह को व्यापार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था? तो इस टाइम में जो बंदरगाह हुआ करते थे वो भरूच थे। मौर्य काल के समय में भरूच एक बंदरगाह हुआ करता था, वो महत्वपूर्ण हुआ करता था। गुप्त काल में व्यापार के प्रमुख माध्यम क्या थे? तो जल मार्ग से भी हम लोग जो है व्यापार करते थे और थल मार्ग से भी हम लोग व्यापार करते थे, यानी कि दोनों का दोनों मार्ग का सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में श्रेणियां किससे संबंधित थी? तो प्राचीन भारत में जो श्रेणियां हुआ करती थी वो व्यापारिक संगठन से संबंधित हुआ करती थी। तो दोस्तों आज ये लास्ट हो गया है, ये लास्ट हो गया है। तो आप लोग जो हैं से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जो भी नए लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे पास, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे पास, वो भी जो हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट जितने भी रिकॉर्डिंग्स होंगे या लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।